दोस्तों, मध्यकालीन भारत की एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे दिल्ली सल्तनत को, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1526 तक का है, जिसमें हमें 5 डायनेस्टी को पढ़ना है। तो पहली है हमारी स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक का है। लगभग 84 साल का इतिहास हमें यहाँ पर जानना है। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक का है। लगभग 4 साल का इतिहास भारत में हमें कुतुबुद्दीन ऐबक का भी पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया, परंतु लाहौर की जनता ने इसे फोर्स किया कि हम भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार करने आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार हो तो हमें भारत में एक मुस्लिम वंश की स्थापना करनी होगी। तो लाहौर की जनता की बात मानकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की। क्योंकि लाहौर की जनता की बात मानकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा किया, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर में ही बनाया, जबकि मोहम्मद गौरी की राजधानी दिल्ली थी। सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का क्या अर्थ होता है। तो ऐबक का अर्थ होता है गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। ये भी परीक्षा में एक बार पूछा गया था। दिल्ली वंश में गुलाम वंश का संस्थापक बनने के बाद इसने लाखों रुपयों का दान किया, इसी लाहौर की जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी, क्योंकि ये लाखों रुपए का दान लाहौर की जनता में किया करता था। भारत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाले मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी थे, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, क्योंकि वह अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था, बल्कि एक गुलाम मानता था मोहम्मद गौरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि ग्रहण की थी सिपाहा सलाहकार की, जिसका अर्थ होता है सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या दामाद हुआ करता था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल घोषित किया, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 1210 में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई। तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो मकबरा है वो भी लाहौर में ही बनाया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर बैठता है ऐबक का ही पुत्र आराम शाह, जो केवल 8 महीने तक ही शासन कर पाता है। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि इल्तुतमिश का ऐसा मानना था कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसे शासन मिला। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम मैं हूँ, अर्थात इल्तुतमिश हूँ, तो यह जो शासन है वो मुझे ही मिलना चाहिए। फिर क्या था, इल्तुतमिश जो है वो बदायूं से सेना लेकर लाहौर पहुंचता है और आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच 1211 में एक प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसका नाम है जूड़ का युद्ध। इस युद्ध में इल्तुतमिश द्वारा आराम शाह की हत्या कर दी जाती है और दिल्ली वंश का अगला संस्थापक बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था उसका शासनकाल 1211 से 1236 तक का है, मतलब काफ़ी समय तक इसने शासन किया। इसलिए इसने इस वंश को स्थिरता भी प्रदान की, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और हम बात करें सुल्तान की, तो यह भारत का प्रथम सुल्तान था, क्योंकि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा जो उपाधि सबसे पहले मिली वो इल्तुतमिश को ही मिली। तो यह भारत का पहला सुल्तान कहलाया और इसने यह घोषणा भी करवाई कि आगे जितने भी शासक होंगे वो सभी सुल्तान कहे जाएंगे। तो ये बात आती है कि भारत का अंतिम सुल्तान कौन था। तो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। यह एसएससी 2015 में भी प्रश्न पूछा गया था। पहला कौन था? इल्तुतमिश, और दूसरा था इब्राहिम लोदी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी अपने साथ सैकड़ों गुलामों को लेकर आता है, जिनमें से कुछ खास गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, यलदौज, कुवाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इससे पहले वीडियो हमने बताया था कि यलदौज को गजनी का साम्राज्य मिला, कुवाचा को काबुल और कांधार मिला। अब यलदौज का ऐसा मानना था कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक,
तो उसे इसका शासन मिला। अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो है नहीं, तो इसका शासन जो है मुझे मिलना चाहिए, अर्थात दिल्ली का जो साम्राज्य है वो भी मुझे मिलना चाहिए। फिर क्या था, यलदौज की नजर पड़ती है दिल्ली साम्राज्य पर, और 1215 में तराइन में एक अगला युद्ध होता है, इसे तराइन का तृतीय युद्ध कहते हैं। तो तराइन में 2 युद्ध नहीं हुए थे, तराइन में 3 युद्ध हुए थे, जो कि हुए थे इल्तुतमिश और यलदौज के बीच। इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकलता है, जिसके कारण यलदौज वापस गजनी लौट जाता है। इल्तुतमिश के साम्राज्य में एक इम्पोर्टेंट काम और होता है कि 1221 में चंगेज खां का आक्रमण होता है। चंगेज खां का वास्तविक नाम तैमुजिन था। ये मंगोल का शासक हुआ करता था, जो कि चाइना के ऊपर और रसिया के नीचे एक मरुस्थलीय देश है। ये बहुत ही क्रूअल शासक था, यह एशिया का सबसे क्रूअल शासक माना जाता था, और इसकी जनता बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि इसने अपनी यह भी घोषणा करा दी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी बॉडी को दफनाने वालों की बाद में हत्या कर दी जाए। तो इसका सेनापति ऐसा करता भी है, क्योंकि तैमुजिन या चंगेज खां खुद जानता था कि इसकी मृत्यु के बाद इसकी जनता जो है इसे इतना पसंद नहीं करती कि यह इसकी बॉडी को भी तहस नहस कर देगी। तो इसलिए यह ऐसी घोषणा कराता है। बाद में इनका सेनापति ऐसा ही करता है कि जो लोग इन्हें दफनाने जाते हैं उनकी बाद में वह हत्या कर देता है। तो यह एक अकेला ऐसा शासक है, इसकी कब्र के बारे में आज तक किसी को भी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। चंगेज खां भारत आया क्यों था? क्योंकि एक शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगवरनी। यह चंगेज खां के छोटे भाई की हत्या करके भाग जाता है। जलालुद्दीन मंगवरनी उज्बेक का शासक था, और इसी की हत्या करने के लिए इसी के पीछे पीछे आता है चंगेज खां। और जलालुद्दीन मंगवरनी जो है भागते भागते सिंध तक पहुंच जाता है और भारत में इल्तुतमिश से मदद की मांग करता है। लेकिन वहीं क्या होता है कि चंगेज खां भी अपना पैगाम भेज देता है कि यदि तुम जलालुद्दीन मंगवरनी की हेल्प करोगे तो मैं फिर दिल्ली पर अटैक कर दूंगा। तो यहाँ पर इल्तुतमिश बुद्धिमानी से काम लेता है और जलालुद्दीन मंगवरनी की मदद करने से मना कर देता है, जिस कारण चंगेज खां सिंध तक तो आता है लेकिन भारत पर अटैक नहीं करता, और जलालुद्दीन मंगवरनी की हत्या करने के बाद वापस लौट जाता है। तो 1221 में ही और भी कई काम होते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे, एक चांदी के सिक्के, एक तांबे के सिक्के। चांदी के सिक्कों को टंका या टका कहा जाता है, यह वर्तमान में बांग्लादेश की करेंसी है, और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता है। हम देखेंगे कि 1221 में ही इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था, और 1221 में ही जो कि इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर हुआ करती थी, तो 1221 में ये लाहौर से अपनी राजधानी को हटाकर दिल्ली ले आता है। इल्तुतमिश ने अपने सैकड़ों गुलामों में से 40 सबसे करीबी गुलामों को प्रशासक बनाया। इन 40 लोगों के दल को दल चालीसा या तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो सुल्तान होता था वह सुप्रीम पावर हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का, और दल चालीसा के 40 लोगों की जो पावर एक वजीर के बराबर हुआ करती थी। यह व्यवस्था भी चलाने वाला कौन? इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में एक प्रथा और चलवाई, जिसे हम एकता प्रथा के नाम से जानते हैं। तो एकता प्रथा क्या होती है? एकता प्रथा होती है युद्ध के बाद दिए जाने वाले प्रांत को, मतलब जो सैनिक युद्ध में लड़ाई किया करते थे उनको युद्ध के बाद कुछ एरिया दे दिया जाता था और उन पर वो व्यक्ति टैक्स वसूला करता था। तो जिसे हम ये एकता प्रथा दी जाती थी उसे हम इक्तिदार कहते थे, यानी प्रांत अधिकारी कहते थे, और यह टैक्स वसूली का कार्य किया करता था। इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, ये सबके सब नालायक और अयोग्य थे। एक बार क्या होता है, इल्तुतमिश कलिंजर अभियान में जाता है, जिसे हम ग्वालियर अभियान भी कहते हैं, जिसमें इसके चारों बेटे नालायक और विफल साबित होते हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मदद की इसी की बेटी रजिया सुल्तान ने। तो इसी बात से खुश होकर इल्तुतमिश ने रजिया के नाम के ही सिक्के चलवाए, इसी का नाम का खतवा पढ़वाया और इसी को
दिल्ली सल्तनत का अगला उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाती है और इसका मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है, यानी कुतुब मीनार के पास में इसका मकबरा है और इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने खुद जीते जी करवाया था। और 1236 में इसी की मर्जी के खिलाफ इसी की गद्दी पर बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इसका बेटा था। जबकि इल्तुतमिश ने क्या कहा था कि उसकी जो पुत्री रजिया सुल्तान है वह गद्दी पर बैठेगी, परंतु बैठता कौन है इसकी मर्जी के खिलाफ? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है रजिया सुल्तान को। अब आगे रजिया सुल्तान क्या करती है? रजिया सुल्तान लाल रंग के कपड़े पहनकर पहुंचती है दिल्ली की जनता के पास, क्योंकि वहां ऐसी प्रथा थी कि जिस किसी को भी न्याय मांगना होता था वह लाल रंग के कपड़े पहनकर दरबार में जाया करता था। ऐसी रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता के पास पहुंच जाती है और न्याय की मांग करती है। और जनता की मदद से जो रजिया सुल्तान है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर देती है और 1236 में गद्दी पर बैठती है रजिया सुल्तान, जो कि 4 साल के लिए ही बैठ पाती है, लगभग 1236 से 1240 तक। यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है इसी के दूसरे बेटे बहराम शाह को। बहराम शाह दल चालीसा के 40 लोगों को अपने अधीन कर लेता है और ये इसके अधीन हो भी जाते हैं, या इसकी बात भी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा को त्याग देती है, बिल्कुल पर्दा हटा देती है, सर पे टोपी पहनती है, कोट पहनकर दरबार पहुंचती है, मर्दों की पोशाक पहनकर दरबार में जाती है और फैसला करती है, जो कि यह बात दल चालीसा के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह एक महिला के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह बहराम शाह की बात मान लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि रजिया सुल्तान के दरबार में 2 इसके खास लोग थे, एक था ऐतकीन और एक अल्तुनिया। ऐतकीन बदायूं का इक़्तिदार था और अल्तुनिया भटिंडा का इक़्तिदार था। बदायूं का इक़्तिदार ऐतकीन और अल्तुनिया भटिंडा का इक़्तिदार था। और बात यह थी कि अल्तुनिया की बचपन की मोहब्बत थी रजिया सुल्तान, यानी अल्तुनिया जो था रजिया सुल्तान से बचपन से ही मोहब्बत किया करता था। दिक्कत तो तब आती है जब इसे पता लगता है कि रजिया का प्रेमी हुआ करता है याकूत खां। याकूत खां कौन था? याकूत खां इसी के दरबार में घोड़े के रखरखाव का काम किया करता था। इल्तुतमिश जब घोड़े पर बैठता था तो यह अपने हाथों पर इल्तुतमिश के पैर रखवाकर उसे घोड़े पर बिठालता था। तो याकूत खां कौन था? घोड़े के रखरखाव का काम किया करता था। रजिया सुल्तान का यह प्रेमी हुआ करता था। रजिया सुल्तान इससे विवाह कर लेती है और इसे एक महत्वपूर्ण पद देती है आमिर ए आखूर, जो कि शाही अस्तबल का मंत्री होता है, क्योंकि याकूत खां को घोड़े के अलावा कोई और काम तो आता नहीं था, इसलिए वह शाही अस्तबल का मंत्री बन जाता है। यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती अल्तुनिया को। अल्तुनिया कौन? इसी का बचपन का प्रेमी था अल्तुनिया। यह बात इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और फिर यह क्या करता है, 1240 में पंजाब के भटिंडा में विद्रोह कर देता है और खुद को पंजाब का स्वतंत्र रूलर साबित कर देता है और रजिया के अधीन मानने से खुद को मना कर देता है। और जब यह बात रजिया सुल्तान को पता लगती है तो वह रजिया याकूत के साथ सेना लेकर पहुंचती है पंजाब के भटिंडा में और वहां पर अल्तुनिया और याकूत के बीच युद्ध होता है। होता क्या है, अल्तुनिया के हाथों याकूत की हत्या कर दी जाती है और रजिया को कैद कर लिया जाता है। गए थे यह अल्तुनिया को मारने, लेकिन इनके साथ खुद उल्टा हो जाता है और 1240 में गद्दी पर बैठता है बहराम शाह, जो कि इल्तुतमिश का ही बेटा था, मतलब रजिया का भाई था। अब अल्तुनिया से 2 शर्त रखता है, कहता है या तो दिल्ली सल्तनत को आप मुझे दे दो या मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हें कैद से मुक्त कर दूंगा। तो रजिया बहुत चालू थी, रजिया बात मान लेती है और वह विवाह करने के लिए मान डालती है अल्तुनिया से। अल्तुनिया तो खुश हो जाता है क्योंकि वह तो उसकी बचपन की मोहब्बत थी। फिर क्या होता है, यह दोनों चल देते हैं अपने दिल्ली सल्तनत की ओर और जब बहराम शाह को ये बात पता लगती है तो बहराम शाह के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फिर वह दल चालीसा के 40 लोगों को ऑर्डर देता है कि जाओ रजिया जो दिल्ली सल्तनत की ओर आ रही है उसे रास्ते में ही ख़त्म कर दो। फिर क्या होता है, दल चालीसा के 40 लोग निकल जाते हैं और हरियाणा के कैथल में शिविर लगाकर विश्राम कर रहे थे रजिया और अल्तुनिया, क्योंकि जब दिल्ली की ओर आ रहे थे तो जब रात हो जाती है तो हरियाणा के कैथल में ही शिविर लगा लेते हैं, वहीं विश्राम करते हैं और रास्ते में आधी रात में ही दल चालीसा के 40 लोग दोनों को घेर लेते हैं और वहां पर रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर देते हैं। यहीं से गाना बना कि रजिया गुंडों में फंस गई।
और रजिया का मकबरा हरियाणा के कैथल में ही बना दिया जाता है। और 1240 में गद्दी पर बैठता है बहराम शाह, उसकी गद्दी सेफ रहती है। 1240 से 1242 तक यह शासन करता है। जब रजिया सुल्तान की हत्या करवाया था बहराम शाह, तो बहराम शाह के मन में यह बात आती है कि मैं जब दल चालीसा की मदद से रजिया सुल्तान की हत्या करा सकता हूँ, तो कोई और भी दल चालीसा की मदद से मेरी भी हत्या करवा सकता है। इसलिए बहराम शाह क्या करता है, बहराम शाह एक नई पोस्ट बनाता है जिसका नाम है नायाब मुमलकात। नायाब मुमलकात कौन होता है? यह दल चालीसा के 40 लोगों का हेड होता है। और बहराम शाह नायाब मुमलकात बनाता है ऐतगीन को, जो इसका बहुत ही भरोसेमंद था। हमने इससे पहली वीडियो में जाना था कि रजिया सुल्तान के यहाँ दरबार में 2 प्रमुख लोग थे। एक था ऐतगीन, जो कि बदायूं का इक़्तिदार था। यही ऐतगीन को बहराम शाह नायाब मुमलकात की पोस्ट देता है। और इसी के समय में 1241 में दिल्ली सल्तनत पर होता है मंगोलों का पहला आक्रमण। लेकिन यह दिल्ली सल्तनत पर तो पहला आक्रमण होता है, लेकिन यह मंगोलों का भारत पर कौन सा होता है? दूसरा। यहाँ पहला लिख गया है, लेकिन कौन सा होगा? सेकंड अटैक होता है। क्योंकि सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया था चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय में, और वह सिंध तक आकर वापस लौट गया था। तो दिल्ली सल्तनत पर इसका पहला आक्रमण था, लेकिन मंगोलों का यह भारत पर कौन सा आक्रमण था? दूसरा आक्रमण था। 2 साल के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था, उसी के बेटे मसूद शाह ने बहराम शाह की हत्या करवा दी और उससे सिंहासन छीन लिया और दिल्ली का अगला सुल्तान बना मसूद शाह। यह 1242 से 1246 तक शासन कर पाता है। यह भी केवल 4 साल ही शासन कर पाया कि इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे ने इसकी हत्या करवाकर सिंहासन प्राप्त किया और 1246 में इसे मरवाकर दिल्ली का अगला शासक बना नसरुद्दीन महमूद। इसी नसरुद्दीन ने अपना मंत्री या वजीर नियुक्त किया बलबन को, जो कि बेहद होशियार और बेहद वफादार व्यक्ति था। और इसी को नसरुद्दीन महमूद ने एक उपाधि दी उलूग खां की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इससे परीक्षा में भी प्रश्न बना है कि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि थी? तो उलूग खां की उपाधि दी। आगे हम देखेंगे, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद एक अयोग्य शासक था, इसलिए इसने अपनी सारी पावर और सारी की सारी अथॉरिटी भी किसको सौंप दी थी? बलबन को ही। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि केवल नाम का ही शासक था नसरुद्दीन महमूद। बलबन इतना ज़्यादा होशियार व्यक्ति था कि इसने 20 साल तक वजीर बनकर शासन किया और 20 साल तक 1237 तक सुल्तान बनकर शासन किया। क्योंकि नसरुद्दीन महमूद के मारे जाने के बाद सुल्तान अगला कौन बनेगा? बलबन ही बनेगा। और 1265 में जैसे ही नसरुद्दीन की मृत्यु होती है, तो नसरुद्दीन के सारे उत्तराधिकारियों को मरवाकर दिल्ली का अगला सुल्तान भी कौन बन गया? बलबन ही बन गया। दिल्ली के किलोकरी नामक स्थान पर बलबन ने अपना राज्याभिषेक करवाया और ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के सिंहासन पर बैठा गयासुद्दीन बलबन के नाम से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे, तो गयासुद्दीन बलबन जो है 1265 से 1287 साल तक शासन करता है। हमने पहले जान ही लिया था, 40 साल तक शासन करता है, 20 साल वजीर बन के और 20 साल तक उसके मरने के बाद। तो जैसे ही बलबन शासन पर बैठता है, दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि सारे के सारे जड़ की फसाद है ये दल चालीसा के लोग, क्योंकि यही दल चालीसा के लोग किसी के सगे नहीं हैं। यही दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ बगावत करते आए हैं और उनसे शासन छीन लेते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन ने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि इन दल चालीसाओं का ही अंत किया जाए। तो क्या होता है, 40 के 40 लोगों को एक मिशन में भेजा गया और उन्हीं के पीछे सेना को भेजकर बलबन ने उनका अंत करा दिया, जो कभी शुरू किया था इल्तुतमिश ने। इसने दल चालीसा के 40 लोगों को मरवाया और साथ ही गयासुद्दीन के उत्तराधिकारियों को भी मरवाया, जिसके कारण दिल्ली की जनता ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन काफ़ी होशियार था बलबन, क्योंकि ये दिल्ली में पहले से ही शासन कर रहा था, इसलिए बलबन को अच्छी तरह पता था कि दिल्ली की जनता को कैसे चुप कराना है। तो बलबन ने लौ और रक्त की नीति चलवाई और यह घोषणा करवाई कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो उसे केवल एक बार समझाया जाएगा, अगर बात समझ में आई तो ठीक, अदरवाइज उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसी ने एक प्रथा और भी शुरू कराई, सिजदा और पायवोश।
तो यहाँ पर बलबन ने ऐसा ऐलान कराया कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा वह सिजदा या पायवोश करेगा। सिजदा का अर्थ होता है घुटने के बल बैठकर सुल्तान के आगे सर झुकाना, और पायवोश का अर्थ होता है लेटकर सुल्तान के पाँव को चूमना। काफ़ी लंबे समय तक सिजदा और पायवोश की प्रथा चलेगी। इसको आकर सबसे पहले बैन करेगा कौन? मुग़ल एम्परर शाहजहां, तथा प्रथा का पूरी तरीके से अंत करेगा मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ही कहा करता था कि यदि सर झुकाना है तो केवल खुदा के आगे सर झुकाइए, कोई भी बंदा किसी भी बंदे के आगे सर नहीं झुकाएगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखेंगे, बलबन ने एक त्यौहार को चलवाया जिसका नाम था नवरोज़। नवरोज़ जो है फारसी नववर्ष को ही नवरोज़ कहते हैं। यह हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को ही। और 1287 में ही दिल्ली पर हुआ मंगोलों का सेकंड अटैक, लेकिन यह दिल्ली पर दूसरा आक्रमण था, लेकिन भारत में कौन सा था? तीसरा था। और इसी अटैक में बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद जो है वो मारा जाता है। जो बलबन लौह और रक्त की नीति चलाता था, बात बात पर लोगों का धड़ से सर अलग कर दिया करता था। अपने ही बेटे की मौत से दुखी होकर 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि दिल्ली में ही बलबन की मृत्यु होती है, दिल्ली में ही इसका मकबरा भी बनता है। और बलबन के मारे जाने के बाद इसी के पोते को अगला सुल्तान बनाया गया, जिसका नाम था कैकूबाद। यह 1287 से 1290 तक शासन कर पाता है। यह बेहद कमज़ोर और अयोग्य शासक था, और यही कारण है कि यह केवल 3 साल तक ही शासन कर पाता है। कैकूबाद को ही 1290 में मरवाकर दिल्ली के शासन पर बैठा अगला सुल्तान, जिसका नाम था कैमूर्स। लेकिन कैमूर्स भी कुछ दिन तक ही शासन कर पाता है, क्योंकि यह भी बेहद डरपोक और अयोग्य था। इसी की अयोग्यता का फ़ायदा उठाया एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था मलिक फ़िरोज़, जो कि एक तुर्क था, जो कि अफ़गानिस्तान से आया था और अफ़गानिस्तान के एक कबीले का सरदार हुआ करता था। इसी मलिक फ़िरोज़ ने दिल्ली में दूसरे वंश की स्थापना की, जिसका नाम था खिलजी वंश। और यह खिलजी वंश पर शासन करता है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के नाम से। तो यहाँ पर हमारे गुलाम वंश का अंत होता है और अगला वंश स्टार्ट होता है खिलजी वंश, जिसे हम देखेंगे वीडियो के अगले भाग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।